चलिए भाई और बहनों, मित्रों और सखियों, ध्यान से सुनिए। अभी हम एक डॉक्ट्रिन पढ़ने जा रहे हैं और डॉक्ट्रिन कहती है, मेरे साथ साथ बोलना और मजा आए तो वाह वाह जरूर करना। रेडी हो सारे बच्चे? अरे आवाज नहीं आई पीछे से। पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। अब तो वाह वाह कर दो। इरशाद इरशाद सुभान अल्लाह। इट मीन्स ये लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील, ये क्या है, ये क्या कहानी है? इसमें बड़े बड़े केस भी हुए, जैसे वोडाफोन का केस हुआ। जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, नन्हे मुन्ने राई थे और देश के सिपाही थे, तो उस समय आपने एक नाम सुना होगा, हच। सुना था? छोटे छोटे बच्चे होंगे उस टाइम, आप थे ना छोटे छोटे से बच्चे? कितने बड़े थे जरा बताना? नहीं, बड़े बड़े से थे, छोटे छोटे बच्चे थे। हच हच सुना था? वोडाफोन का नाम पहले हच था। हाँ, उस समय आप थे? आप बड़ा बच्चा था, 18 साल का। अच्छा ठीक है, ओके बेटा, 18 की तो मैं भी नहीं थी, आप तो क्या होंगे? सुनिए इधर ध्यान दीजिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट व्हील, ये क्या कहता है? पहले इसको समझने से पहले हमें, ये एग्जामिनर का अच्छा क्वेश्चन है, इवन 2 बार ये डॉक्ट्रिन जो है इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इनडायरेक्ट भी पूछा जाता है, केस स्टडी भी पूछी जाती है, फाउंडेशन में भी बच्चों को पढ़ाया जाता था, CSEET में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन ध्यान से इसे समझिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पूरा टॉपिक आपको रटना है, ठीक है, घर पर। तो अभी इसे समझ लेते हैं। पहले क्या है जरा देखिए। सबसे पहले समझने की जरूरत है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 कह रहा है जी, मुझे कुछ कहना है। हमने कहा कह दो ना। सेक्शन 3 कहता है कि कंपनी बना सकते हैं, कि बना सकते हैं, लेकिन पर्पस लॉफुल होना चाहिए। पर्पस क्या होना चाहिए? पर्पस लॉफुल होना चाहिए। अगर पर्पस लॉफुल होगा तो कंपनी की तरफ से जो बिजनेस कर रहे होंगे कंपनी की फॉर्म में, उनको एक प्रोटेक्शन मिलेगी और वो प्रोटेक्शन होगी छत्र छाया की। कि छत्र छाया क्या? कि बिजनेसमैन, कि हाँ, कि तू संघर्ष कर, हम तुम्हारे साथ हैं। कि कैसे? कि अगर तुम कंपनी फॉर्म में बिजनेस करते हो, नो नीड टू टेक द स्ट्रेस ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन तुम पर आंच नहीं आने देंगे। और उनके ऊपर एक छत्र छाया होगी। क्या होगी? उनके ऊपर एक छत्र छाया होगी, और वो छत्र छाया होगी बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी की। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी की क्या कहानी है, पहले पूरा समझना है, फिर एक एक पॉइंट क्रक्स में नोट करवाऊंगी, बट पहले समझने की जरूरत है कि सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है या कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी बोथ आर द सेम मीनिंग। कि मैम मीनिंग क्या है? कि जो कंपनी है और कंपनी को चलाने वाले लोग, दोनों की अलग पहचान है, दोनों की अलग एसेट्स हैं, दोनों की अलग लायबिलिटी है। मतलब द पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी, क्या बोला मैंने, इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, its directors, its promoters. Company having its own personality which is known as corporate personality. तो अब जब ये बात लगती है कि in future if company suffered losses then मेरी personal assets पे आंच नहीं आएगी, तो ऐसी स्थिति में भाई और बहनों, जो भी बिजनेसमैन होता है वो बेधड़क बिजनेस करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझे भविष्य में किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो मुझे कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत। कंपनी की प्रॉपर्टीज आर लायबल, आई एम नॉट पर्सनली लायबल। कंपनीज प्रॉपर्टीज आर लायबल फॉर द डेट्स बट नॉट माय पर्सनल एसेट्स। माय पर्सनल एसेट्स आर टोटली सेफ, यस और नो। परंतु जब कभी वो बिजनेसमैन, वो पर्सन ज्यादा शाना बनने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी लोग कहता है तुम डाल हो तो हम पात हैं। अगर तुम ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करोगे तो हम तुमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। कि वो कैसे? कि कुछ लोग क्या कोशिश करते हैं कि नाम तो रखते हैं कंपनी का और काम करते हैं खुद। मतलब कंपनी को मुखौटा बना के कुछ गलत काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको देती हूं और उससे आप समझने की कोशिश करना। एक्स लिमिटेड है,
एक्स लिमिटेड के पास ह्यूज प्रॉफिट्स हैं, एक्स लिमिटेड के पास क्या है, ह्यूज प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स हैं। अब प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स हैं तो कंपनी के एम्प्लॉय बहुत खुश हैं। कंपनी के एम्प्लॉय बहुत खुश क्यों हैं? क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट्स हैं। तो अब वो प्रॉफिट्स एम्प्लॉय के बीच में बटेंगे कि कोशिश की जाएगी कि बोनस दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा। कंपनी के ऑफिसर्स ने, कंपनी के एम्प्लॉयज ने, भाई और बहनों, दिल दुखा दिया। किसका? एम्प्लॉयज का। उन्होंने कहा ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कि वो कैसे? उन्होंने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जिसका नाम रखा वाई लिमिटेड। उस कंपनी को सारे के सारे प्रॉफिट्स जो थे मेन कंपनी के, वो ट्रांसफर कर दिए। कंपनी के एम्प्लॉयज कहने लगे जी हम तो बोनस लेने के योग्य हैं और हमें तो बोनस देना चाहिए। अब भैया बोनस तो जब देंगे जब प्रॉफिट्स होंगे, हमारे पास प्रॉफिट्स। आप मुझे बताइए, क्या वाई लिमिटेड जो कंपनी बनाई गई है उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बोनस ना देना है? उसका उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट्स अर्न करना है, वो ट्रांसफर किए गए उसके पास, उसके अलावा कोई और बिजनेस? ऐसी स्थिति में लॉ कहता है कि ये जो एक्स कंपनी है और वाई कंपनी है, वैसे तो नियम ये कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी, परंतु ऐसी स्थिति में पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं। सुनिए दोबारा से, पर्दे को, आवाज नहीं आ रही पीछे से, पर्दे को लिफ्टिंग मेरा। कहते हैं जो सेपरेट लीगल एंटिटी है ना किस किस के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, वो सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाएगी। एसेट्स ऑफ एक्स इज एसेट्स ऑफ वाई, लायबिलिटी ऑफ एक्स लायबिलिटी ऑफ वाई, प्रॉफिट्स ऑफ एक्स प्रॉफिट्स ऑफ वाई। सो इन दैट सिचुएशंस प्रॉफिट चाहे एक्स के पास है या प्रॉफिट चाहे, यहां बीच में से कॉर्पोरेट पर्सनालिटी रिमूव कर दी और एक्स एंड वाई बोथ आर द सेम कंपनी, और अब तो तुमको बोनस देना पड़ेगा। आर यू गॉट द पॉइंट? क्या ये बात समझ में आई? दूसरा एग्जांपल सुनिए। सपोज करिए हमने एक, हमारे यहाँ पे कोई टीचर पढ़ाते हैं, हमने उन साहब से कहा कि आपको हमारे यहाँ पढ़ाना जरूर है, लेकिन अगले 4 साल तक एग्रीमेंट कराया, अगले 4 साल तक आप लक्ष्मी नगर के किसी भी कोने में दिखाई मत देना, आपको इस लक्ष्मी नगर में पढ़ाना नहीं है। उन्होंने कहा जो हुक्म वही फॉलो होगा, परंतु हमारे यहां से रिजाइन करके और अगले ही दिन उन्होंने एक कंपनी बनाई, एक कंपनी बनाई, पढ़ो लिखो प्राइवेट लिमिटेड, पढ़ो लिखो प्राइवेट लिमिटेड बना दीजिए। अब पढ़ो लिखो प्राइवेट लिमिटेड जब बनाई तो उसमें वो पढ़ाने लगे। हमने कहा ओ भैया ये क्या किया तूने? कि कुछ नहीं किया। हमने कहा देखो तुम जो हो, तुमने वादा किया था, और वादा किया तो ये तुम क्या कर रहे हो कि कुछ नहीं कर रहा। तुमने हमें बोला था ना हमको नहीं पढ़ाना है, तो हम थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, वो तो कंपनी है, उसका बिजनेस है, तो हम तो उसमें जॉब कर रहे हैं। हमने कहा ओ भैया तुम डालो तो हम क्या हैं? यहां पे कंपनी किसकी है? तुम्हारी है। कंपनी इनकॉर्पोरेट किसने की? तुमने की। इट मीन सिंपल सी बात है, यहां पे उस कंपनी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यहां के बच्चे चुराना है, यहां के बच्चों को गुमराह करना है, यहां के बच्चों को यहां से उठा के ले जाना है, कभी पानी के जहाज से कभी हवाई जहाज से। इट मीन्स उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ यहां के बच्चों को क्या करना है? गुमराह करना है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी कंपनी को हम चलने, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रहेगी। अगली बात सुनिए, मान के चलिए कोई कंपनी है सिंगापुर की, और उसमें सिंगापुर की प्रमोटर्स है और वो इंडिया में बिजनेस कर रही है। तो इंडिया में जब बिजनेस कर रही है तो इंडियन कंपनी एक्ट के हिसाब से बनी है, और इंडियन कंपनी एक्ट के हिसाब से जब कंपनी बनी है तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, यस और नो। बट भविष्य में क्या होता है कि इंडिया का और सिंगापुर का युद्ध हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, देन इन दैट सिचुएशन देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या रहेगी? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उस कंपनी को इनडायरेक्टली देखा जाए तो होल्ड कौन कर रहा है? सिंगापुर। प्रमोट कौन कर रहा है? सिंगापुर। तो यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी हटा दी जाएगी इन केस ऑफ एनिमी। क्या ये बात समझ में आई? आपके एग्जाम का क्वेश्चन देखिए क्या क्या आते हैं। आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा, आपके एग्जाम में आएगा इन व्हाट सिचुएशन,
In what situation, what are the cases, what are the provisions where there is a lifting of corporate or piercing of corporate veil? लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील ऐसी कौन कौन सी स्थिति है? जुडिशियरी और स्टैट्यूटरी, दो शब्द बोले मैंने, स्टैट्यूटरी और जुडिशियरी। ये क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2000 आई थिंक 17 में आया है, ये 17-18 में आया हुआ है क्वेश्चन कि ऐसी कौन कौन सी स्थिति है जहां पर लिफ्टिंग कर दी जाएगी। क्या डिसाइडेड केसेस हैं? ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए। लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील दो प्रकार से हो सकती है भाई बहनों, एक हो सकती है जुडिशियल डिसीजन के बेसिस पर और एक है आपकी स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। मैम समझ नहीं आया, सच कह रहे, भगवान कसम सिर पे हाथ रख के कह रहे, बिल्कुल समझ नहीं आया, एक बार और समझा दो। अच्छा जी, मैं एक बार और समझाती हूं। मैं ये कहती हूं कि ये जो लिफ्टिंग है ये करता कौन है, ये पावर किसकी है और ये किन स्थिति में हो जाती है लिफ्टिंग? मान के चलो एक्स लिमिटेड चल रही है, हमने कहा ए लिफ्टिंग करो, हमें पता लगाना एक्चुअल में कंपनी कौन होल्ड कर रहा है। ऐसे नहीं होता, इसका भी एक तरीका है, इसका भी एक नियम है, क्योंकि अगर हर केस में हर स्थिति में लिफ्टिंग की जाएगी तो कोई भी कॉर्पोरेट हमारे देश में काम, तो इसीलिए लॉ ने कहा जरा रुको, थोड़ी देर लगेगी। क्या बोला मैंने? जरा रुको, देर लगेगी। स्थिति आर डिफाइंड, सिचुएशंस आर क्लियरली डिफाइंड। स्टैट्यूटरी में भी, अब ये स्टैट्यूटरी क्या होता है? इसका मतलब होता है कानून, जो कि कंपनी एक्ट के अंदर बोला गया लिफ्टिंग कर दो जी, लिफ्टिंग की लिफ्टिंग कर दो जी, लिफ्टिंग। क्या आपने कभी सुना है सेक्शन 77? क्या आपने सन्नी देओल का डायलॉग सुना है, सातों को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा? सुना है? कितने बच्चों ने सुना है? सातों को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 7, सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 के अंदर ट्राइब्यूनल को पावर दे रखी है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 में ट्राइब्यूनल को क्या दे रखी है? अगर किसी ने भी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ बोगस इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन अगर कंपनी बनाने की कोशिश करी तो ऐसी स्थिति में एनसीएलटी आग लगा देगी कि क्या, कि हाँ, कि जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या कर दी जाएगी? अनलिमिटेड। क्या बोला मैंने? अनलिमिटेड। तो हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब क्या हुआ? लिफ्टिंग हो गया। अनलिमिटेड लायबिलिटी कब होती है? जब कंपनी की लायबिलिटी आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, दैट इज नोन एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पहले मुझे बताइए स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन किसे बोलते हैं? जल्दी बताओ, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन किसे बोला जाता है? जहां पर एक्ट में डिफाइन है। स्टैट्यूट्स का मतलब होता है विल ऑफ लेजिस्लेचर, रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब सरकार की लिखित इच्छा, दैट इज नोन एज स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूट्स कानून, तो एक तो कानून में इसकी परमिशन दी गई है और दूसरे कुछ जुडिशियल मतलब कोर्ट के डिसाइडेड केसेस हैं। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं फिर से ये कहना चाहूंगी कि इस चैप्टर के अंदर आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस टॉपिक को याद करना, समझना। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगी इसको बेस्ट टू बेस्ट आपको नोट कराने की, बट पहले एक बार जरा इसे समझते हैं। तो देखिए बच्चों क्या लिखा है इसके अंदर, The separate personality of a company is a statutory advantage. It must be used for legitimate business purpose only. Where a purpose is fraudulent and dishonest use is made of legal entity, the individuals concerned will not allowed to take the shelter behind the corporate personality. तो ये कहता है कि अगर आपने कुछ गलत करने की पर्पस से, गलत करने की वजह से कंपनी को शेल्टर बनाने की कोशिश करी, कंपनी के पीछे, कंपनी के आड़े आकर छुपने की कोशिश करी, तो हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा और एक्चुअल में फाइंड आउट किया जाएगा हु इज द एक्चुअल पर्सन हु आर कंट्रोलिंग द कंपनी। द मेन पर्पस ऑफ लिफ्टिंग इज टू फाइंड आउट हु आर एक्चुअली कंट्रोल द कंपनी। द कोर्ट विल, ओहो, here court means what? Court means NCLT. Yes or no? क्या मैं सही हूं? अरे साथ दो, क्या मैं सही हूं? The court will break through the corporate shell and apply the principle of doctrine. What is called lifting or piercing? What do you mean by piercing here? What do you mean by piercing? होल करना, जैसे कि कान में लड़कियों के होल होते हैं,
लड़कों के यहाँ पे होल होते हैं, कुछ स्टाइल में यहाँ भी होल करा लेते हैं। हाँ, कुछ लड़के भी होल कराते हैं, लड़कियों की तो मजबूरी है, लड़कियों की तो मजबूरी होती है, लेकिन लड़के स्टाइल में भी कराते हैं। पियर्सिंग, अरे कोई बात नहीं है, तुम उसके पीछे पड़ गए हो, उस बच्चे के पीछे पड़ गए हो। कुछ बच्चों को कुछ चीजें होती हैं जो करवानी पड़ती है बचपन में, क्यों पीछे पड़ गए हो उसके? कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। उसको बड़ी चिंता है उसकी, मतलब उसका कान खींच रहा है जबरदस्ती। अरे ठीक है, उसके बचपन में यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंडिया में थोड़ा ऑर्थोडॉक्स फॉलो करते हैं, तो हो जाता है, वो भी बच्चा है। अब उसको जबरदस्ती वो बेचारा हाथ हटा रहा है, फिर भी उसका कान पकड़, ऐसा लग रहा है जैसे उसके कान की बाल ही स्नैच कर लेगा। चोर तो नहीं हो तुम, इच्छा सही नहीं है, इनकी इंटेंशन सही नहीं है। अब वो बेचारा फिर भी चुप बैठा है। आदमी को अपना शरीर भी देख लेना चाहिए, बंदा इतना हट्टा कट्टा है, उसका कान पकड़ के खींच रहा है, वो फिर भी चुप बैठा है। ठीक है, अब देखो इधर, द कोर्ट मतलब देखता नहीं, वो लटक रहा है उसके कान पे, और उसने अगर घुमा के एक कांड कर दिया तो फिर क्या होगा? तो देखो अपने हिसाब से काम करना चाहिए। देखिए इधर देखिए, प्लीज प्लीज कम हियर। ये बिल्कुल ऐसे चिपक रहा है जैसे शादी में दूल्हे के साथ उसके दोस्त चिपकते हैं। जब शादी होती है, दूल्हे के साथ कितने सारे दोस्त रहते हैं ना, कोई से हैंकी देता है, और उसका टीका थोड़ा इधर हो गया ना, फिर उसे टीका सही करेंगे, उसका शेरा सही करेंगे, और दूल्हा तो सोचता है राजा हूँ, राजा राजा हूँ, है ना, चाहे बाद में उसमें चाटा भी ना पड़े। दोस्त चाटे भी नहीं मारते उस दिन, लेकिन बहुत, एक तो कई सारे रीजन होते हैं। दोस्त लाइमलाइट में क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं दोस्त लाइमलाइट में, जरा बताओ, व्हाट इज द लॉजिक? भाई नहीं लाइमलाइट में रहता, दोस्त लाइमलाइट में ज्यादा रहते हैं, क्या रीजन है जरा बताना। हाँ देखो, वो खुद ही बोल रहा है कि दूल्हे की साली, ये लाइमलाइट का रीजन है। तो वो ये सोचते हैं यार इसकी तो हो ही रही है, क्या पता मेरे भी कोई सेटिंग बन जाए, क्या पता मुझे भी कोई पसंद कर ले, यहाँ पे कोई लड़की के पिताजी हो, वो मुझे देख ले, लगे लड़का अच्छा है तो हाँ कर दे, तो मेरी भी सेटिंग हो जाए। कम लड़कियां भी नहीं होती स्टेज पे दुल्हन को पीछे करके पहले खुद आगे आती हैं, तू पीछे हट यार, तेरा तो जुगाड़ हो ही गया, हमें आगे आने दे। तो इट मीन्स वो एक मौका ही ऐसा होता है, लेकिन आप तो भूल ही जाइए, आप उन कैटेगरी में नहीं हो, ना तो दूल्हे के साथ जा सकते हो और ना दुल्हन के, क्योंकि अगर तुम किसी दूल्हे दुल्हन के साथ गए तो तुम अपना दूल्हा दुल्हन का जो सपना है ना, वो थोड़ा लेट हो जाएगा। लेट कैसे हो जाएगा कि 24-25 तक तो तुम सीएस के चक्कर में पड़े रहोगे, और फिर तुम्हारे चक्कर में कोई पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अब आ जाओ इधर, तो इधर आ जाओ बेटा। टेंशन इतनी ज्यादा ले लोगे, स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाएगा, 25 साल में उम्र लगने लगेगी 30 साल, और 30 साल आते आते 30 साल के बाद तो फिर लड़का लड़की से अभी पूछे 21 भाई शादी करे ना, अभी नहीं, अभी नहीं, ओके। फिर वो 22 साल का होता है, 23 का होता है, शादी कर ना, अभी नहीं। 24 का होता है ना, अभी नहीं। 25 का होता है, नहीं अभी नहीं। फिर कोई पूछता नहीं, फिर उसके बाद पूछते 27 शादी का, हाँ देख लेते हैं, अब तो कर ही लेंगे, क्योंकि पता है इसके बाद कोई उम्मीद नहीं है। तो इसीलिए टाइमली सेटलमेंट होना जरूरी है। टाइमली सेटल होते हैं, और जिसने सही टाइम पे सही काम नहीं किया उसने कभी नहीं किया। जैसे हमारे साथ के कुछ बच्चे ऐसे थे जो पढ़ रहे हैं और पढ़ भी नहीं रहे, मतलब सीएस ज्वाइन भी करी और सीएस ज्वाइन भी नहीं करी। तो मेरे को ऐसा लगता है इट्स बेटर क्विट सीएस एंड एंजॉय इट। अगर तुम कोई काम कर रहे हो तो उसे सही से करो, वरना मत करो। देखो बेफालतू की चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। अगर मन नहीं है पढ़ने का तो छोड़ दो, और अगर पढ़ना है तो पढ़ो, क्योंकि ना इधर के रहे और ना उधर के रहे, ना तो ढंग से एंजॉय किया ना ढंग से पढ़ाई करी। तो इट्स बेटर यू गो फॉर गवर्नमेंट जॉब, वहां जा सकते हो, मेहनत कर लो, उधर चले जाओ। और बिल्कुल मेहनत नहीं करनी तो दुकान पे बैठ जाओ, दुकान पे नहीं बैठना चाहते प्राइवेट जॉब कर लो, कम से कम पैसे कमा के एंजॉय तो कर लोगे। अब क्या है, अब स्थिति कैसी है, अब स्थिति ऐसी है ना तो जॉब ही कर रहे हो ना पढ़ाई करेंगे, अगर नहीं करी तो ना पापा की साथ ही जा रहे हैं, ना पापा कोई सपोर्ट कर रहे हैं, ना अपनी कोई प्राइवेट सेटलमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चों सही नहीं रहता। तो इट्स बेटर, एक ही ऑप्शन है अब आपके पास। अब आपके पास क्या है, आप जलेबी की तरह लज ही गए हो, तो क्यों ना रस में डूब के मजा ही ले लिया जाए। यस और नो, आई एम राइट और रॉन्ग? तो अब आपके पास देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, क्वालिफाई सीएस। आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता, अगर ये सोच के पढ़ाई करोगे देन ओनली बिकम सीएस। सोचोगे हुई तो ठीक है, नहीं तो बीबीए कर लूंगा, एमबीए कर लूंगा, बीकॉम, ये सब बेकार की बात है। चलिए आइए जल्दी से इधर। Please, the court will look behind the corporate entity, either take action as no entity separate from members existing, make the members controlling person liable for debts obligation of the company.
अब यहां पे जरा देखते हैं कुछ डिसाइडेड केसेस हैं. कॉर्पोरेट विल इज लिफ्टेड व्हेन डिफेंस प्रोसीडिंग सच एज फॉर इवेजन ऑफ टैक्स एंटिटी रिलाइज ऑन कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एज शाइल इट कवर रॉन्ग डूइंग. कई बार टैक्सेस को सेव करने के लिए भी कंपनी बना दी जाती है और अपने प्रॉफिट उस कंपनी में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. कम प्रॉफिट होंगे, कम टैक्स देना पड़ेगा. तो जो दूसरी कंपनी बनाई है जिसको प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी कानून की निगाहों में कोई एंटिटी नहीं होती, क्योंकि वो कंपनी बनाई सिर्फ इस वजह से है ताकि हम अपने प्रॉफिट्स को क्या कर सके, ट्रांसफर. अब देखिए आगे कुछ केसेस पढ़ते हैं. द शेयर होल्डर्स कैन नॉट आस्क फॉर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील फॉर देयर पर्पस. प्रेमलता भाटिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. Premises of shop were allotted on a license to individual license. She set up wholly owned private company and transferred the premises to that company without the government consent. She could not remove the illegality by saying that she and her company were virtually the same person. License के केस में उन्होंने क्या किया, लाइसेंस उन्हें दिया लेकिन उन्होंने क्या कर दी, कंपनी इनकॉर्पोरेट. तो वो भी चीजें मैं सारी आपको आगे बताऊंगी. अब देखिए आगे आता है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन. व्हाट आई मीन बाय द स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, जल्दी बताइए. स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन किसे बोलते हैं, जो एक्ट में लिखा है ऑफ लिफ्टिंग, लिफ्ट करना, और ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. तो कंपनी एक्ट के अंदर आ रहा है सेक्शन 7(7), याद आया, सेक्शन 7(7), सातों को और एक साथ मारूंगा. 251, 339 ये अलग अलग सेक्शंस है. Reach real forces of action. Section 7(7) deal with punishment for incorporation of company by what? Furnishing false information. मतलब companies to be incorporated on the basis of wrong information. In that situation, tribunal having a power to give a order of unlimited liability. Next one is 251(1) में लिखा हुआ है liability for making fraudulent application for removal of name of company from ROC. मतलब 251(1) में क्या किया गया है कि कंपनी का नाम जो है वो रजिस्टर से जानबूझकर रिमूव किया गया है ताकि इन फ्यूचर मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाए. कंपनी खत्म हो जाए तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाए. तो ऐसी स्थिति में भी क्या कर दी जाएगी, लिफ्टिंग. नेक्स्ट 339 डील विद लायबिलिटी फॉर फ्रॉडलेंट कंडक्ट बिजनेस ड्यूरिंग वाइंडिंग अप. अब यहां पे जरा समझना पड़ेगा. द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज टर्मिनेटेड इनटू 2 phases. द फर्स्ट फेज इज वाइंडिंग अप एंड द लास्ट फेज इज डिसोल्यूशन. एक्चुअली कंपनी जो खत्म की जाती है वो 2 फेज में खत्म की जाती है, एक वाइंडिंग अप होता है और एक डिसोल्यूशन. वाइंडिंग अप एक स्थिति है जिसमें कंपनी जीवित होती है और कंपनी की सारी पूंजी मींस एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या की जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, पे ऑफ की जाती है. इसी दौरान जब आदेश आया कि कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है तो कंपनी के कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी की कुछ एसेट्स इधर से उधर करी और ट्रांसफर करने की कोशिश करी. कोर्ट ने कहा इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दो. अब जा कहां जाएगा प्रॉपर्टी लेके, समझ में आया मेरी बात. अब ऐसी स्थिति में वो प्रॉपर्टी इधर से उधर ट्रांसफर, क्योंकि उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा देना पड़ जाएगा. क्लियर, ये ऑल क्लियर. तो 3 सेक्शन कौन कौन से, सेक्शन 7(7), 251(1) और 339. देखो 2 सेक्शन याद रहे ना रहे पर एक तो जरूर रहेगा, सेक्शन 7(7). उसके बाद आगे आता है बच्चों जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. जुडिशियल डिसीजंस क्या है, इसमें डिसाइडेड केस है. एक तो बड़ा ही फेमस केस है सैलोमन वर्सेस सैलोमन डिसाइडेड केस, जहां सेपरेट लीगल एंटिटी क्या की जाती है, प्रूव की जाती है. वेयर कॉर्पोरेट व्हील हैज बीन यूज्ड फॉर कमीशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट इन सच अ सिचुएशन, कोर्ट हैज लिफ्टेड द व्हील एंड लुक द रियलाइज सिचुएशन. एक केस है बच्चों जोन्स वर्सेस लिपमैन का. जोन्स वर्सेस क्या है, लिपमैन. तो इसको हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, पहले लिखना स्टार्ट करते हैं. तो राइट डाउन फास्ट.